नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर सिर्फ एक गलती की वजह से अमान्य हो सकता है? जी हाँ, और इस गलती की वजह से आपको 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है, भले ही आपने अपना आईटीआर समय पर फाइल कर दिया हो। कई लोग सोचते हैं कि आईटीआर फाइल कर दिया मतलब काम खत्म, लेकिन एक बहुत ही जरूरी कदम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, एक छोटी सी चूक और आपकी मेहनत की कमाई पर इतना बड़ा बोझ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गलती है और उससे कैसे बचा जा सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही आम इंसान की है जिसने इस गलती का खामियाजा भुगता और फिर इससे सबक सीखा। मिलिए रवि से, दिल्ली में एक सरकारी स्कूल टीचर। 30 साल का रवि एक जिम्मेदार पति और दो छोटे बच्चों का पिता है। उसकी महीने की तनख्वाह लगभग 50,000 रुपए है, जिससे उसके घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और बाकी के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। रवि अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहता है, इसलिए वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा बड़ी समझदारी से पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपी एफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस में निवेश करता है। रवि के लिए आईटीआर फाइलिंग एक वार्षिक कर्मकांड जैसा था। हर साल जब आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख नजदीक आती थी, तो उसके ऑफिस के कुछ दोस्त और अकाउंटेंट की सलाह से वो अपना आईटीआर फाइल कर देता था। पिछली बार उसने अपने दोस्तों से सुनकर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया था। सोचा था कि पैसे बचेंगे और सीख भी जाएगा। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे आईटीआर फाइलिंग के पूरे प्रोसेस को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद है कैसे पिछले साल उसका आईटीआर रिफंड अटक गया था। महीनों तक उसका पैसा फंसा रहा। उसने कई बार डिपार्टमेंट को फोन किया, ईमेल भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसका रिफंड नहीं आया। इस साल जब आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख फिर से नजदीक आ रही थी, तो रवि के मन में पिछले साल की वो परेशानी फिर से ताजा हो गई। वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई थी। रवि ने सोचा कि पिछले साल रिफंड क्यों नहीं आया। क्या उसने कुछ गलत किया था? उसे याद आया कि जब उसने आईटीआर फाइल किया था, तो सब कुछ ठीक लग रहा था। पोर्टल पर सबमिटेड लिखा आ गया था। उसे लगा कि बस काम हो गया। लेकिन जब रिफंड महीनों तक नहीं आया, तो उसने अपने दोस्त अमित से बात की, जो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। अमित ने पूछा, भाई, तुमने अपना आईटीआर ई वेरीफाई किया था क्या? रवि ने सोचा, ई वेरीफाई, वो क्या होता है? उसने बताया, नहीं यार, मैंने तो बस सबमिट कर दिया था। पोर्टल पर तो सबमिट लिखा आ गया था। अमित ने सिर पीट लिया। अरे रवि, आईटीआर सिर्फ फाइल करने से पूरा नहीं होता, उसे ई वेरीफाई भी करना पड़ता है। अगर ई वेरीफाई नहीं किया, तो तुम्हारा आईटीआर अमान्य माना जाएगा। जैसे तुमने फाइल ही नहीं किया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब, मेरा सारा आईटीआर फाइल करना बेकार हो गया? अमित ने बताया। हाँ, एक तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें एक नोटिस भी आ सकता है, जिसमें 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है अगर तुम बार बार ऐसी गलती करते हो या जानबूझकर आईटीआर फाइल नहीं करते। रवि के दिमाग में 50,000 रुपए का आंकड़ा घूम गया। उसकी महीने की आधी सैलरी, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा, अगर पिछले साल ऐसा हो जाता तो क्या होता? मैं अपनी ईएमआई कैसे भरता? बच्चों की फीस कैसे देता? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तो बस फॉर्म भर दिया था, लेकिन उसके बाद का सबसे जरूरी कदम छोड़ दिया था। वो अपने आप से कहता, मैंने सोचा आईटीआर फाइलिंग बहुत आसान है, बस डिटेल्स भरो और सबमिट कर दो। लेकिन ये ई वेरिफिकेशन क्या भला है? किसी ने बताया ही नहीं। उसे याद आया, पिछले साल जब उसने ऑनलाइन फाइल किया था, तो अंत में एक ओटीपी आया था। लेकिन वो ओटीपी डालना भूल गया था, या उसे लगा कि वो जरूरी नहीं है, या शायद उसने वो विंडो बंद कर दी थी। जो भी हो, गलती हो चुकी थी। अब इस साल वो ये गलती दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन उसे ठीक से पता भी नहीं था कि ई वेरिफिकेशन के कितने तरीके होते हैं और कौन सा तरीका उसके लिए सबसे आसान और सुरक्षित होगा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या आधार ओटीपी से करना सबसे अच्छा है, या बैंक अकाउंट के जरिए, या नेट बैंकिंग से? और अगर इन सब में से कोई काम ना करे तो क्या? आईटीआर फाइल करने का मतलब सिर्फ कागज भरना नहीं, बल्कि उसे सही और पूरा करना होता है। रवि को लग रहा था कि वो एक दलदल में फंस गया है, जहां हर साल आईटीआर फाइलिंग एक नया सिरदर्द लेकर आती है। उसे अपने दोस्त अमित की बात याद आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गया है। अगर तुम गलती से भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते हो, या फॉरेन एसेट्स हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते, तो भी जुर्माना लगता है। यहां तो तुमने आईटीआर फाइल करके भी उसे अमान्य कर दिया। रवि को अपनी अज्ञानता पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा,
काश मैंने पहले ही इस बारे में जानकारी ले ली होती। अमित की बातों ने रवि को अंदर से हिला दिया था। 50,000 रुपए का जुर्माना कोई मजाक नहीं था। उस दिन शाम को जब रवि अपनी पत्नी प्रिया के साथ चाय पी रहा था, तो उसने सारी बात बताई। प्रिया ने ध्यान से सुना और फिर बोली, देखो रवि, गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें इसे ठीक करना होगा। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। प्रिया की यह शांत और समझदारी भरी बात रवि के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। अगले दिन रवि ने ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान अपने सबसे भरोसेमंद साथी विक्रम से बात की। विक्रम हमेशा से फाइनेंस के मामलों में थोड़ा जागरूक रहता था। रवि ने उसे अपनी पिछले साल की गलती बताई और इस साल की अपनी चिंता भी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, ये गलती बहुत लोग करते हैं। आईटीआर फाइल करना सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना है। और पूरा तब होता है जब तुम उसे ई वेरीफाई करते हो। विक्रम ने रवि को विस्तार से समझाया कि ई वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसे ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा आईटीआर इनवैलिड हो जाता है, जैसे तुमने फाइल ही नहीं किया, और इसका मतलब है कि तुम्हें पेनल्टी लग सकती है। विक्रम ने बताया कि ई वेरिफिकेशन के कई तरीके होते हैं। आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट के जरिए, डीमैट अकाउंट के जरिए, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी से। सबसे आसान और ज्यादातर लोग आधार ओटीपी वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस तुम्हारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसे एंटर करके तुम अपना आईटीआर तुरंत वेरीफाई कर सकते हो। विक्रम ने यह भी बताया कि अगर किसी वजह से ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो तुम आईटीआर वी फॉर्म को साइन करके बेंगलुरु के सीपीसी ऑफिस में पोस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें समय लगता है और हमेशा स्पीड पोस्ट से ही भेजना चाहिए ताकि ट्रैकिंग हो सके। रवि को लगा जैसे उसे एक नई दुनिया का रास्ता मिल गया हो। उसे समझ आया कि पिछली बार उसने यही 30 दिन की डेडलाइन मिस कर दी थी, या शायद ओटीपी को गंभीरता से लिया ही नहीं था। इस बातचीत ने रवि की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। यह कोई जादुई पल नहीं था, बस एक दोस्त की सीधी सादी सलाह थी, जिसने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। विक्रम से बात करने के बाद रवि ने ठान लिया कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। उसने सबसे पहले अपनी सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ आदि एक जगह इकट्ठा किए। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इससे उसे व्यवस्थित महसूस हुआ। फिर उसने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट लॉग इन किया। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक एक करके सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक किया। उसे याद था कि पिछले साल उसने जल्दबाजी में कुछ छोटी मोटी एंट्रीज को नजरअंदाज कर दिया था। इस बार उसने हर सेक्शन को दोबारा देखा, खासकर अपने निवेश और बैंक अकाउंट के डिटेल्स। उसने देखा कि कुछ प्री फिल्ड डेटा में भी थोड़ी बहुत विसंगतियां थीं, जिन्हें उसने मैन्युअल रूप से ठीक किया। आईटीआर फाइल करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम आया, ई वेरिफिकेशन। रवि ने विक्रम की सलाह मानी और आधार ओटीपी के माध्यम से ई वेरीफाई करने का फैसला किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। जैसे ही उसने ओटीपी जनरेट किया, उसके फोन पर तुरंत ओटीपी आ गया। उसने बिना किसी देरी के ओटीपी एंटर किया और वेरीफाई बटन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज देखकर रवि ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इस पूरी प्रक्रिया में उसे लगभग 45 मिनट लगे, लेकिन यह समय उसकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी था। अगले कुछ हफ्तों तक रवि हर दूसरे दिन इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने आईटीआर का स्टेटस चेक करता रहा। यह एक छोटी सी आदत थी जो उसने डाली थी ताकि उसे पता रहे कि क्या हो रहा है। लगभग 20 दिनों के बाद उसे अपने ईमेल पर एक मैसेज आया कि उसका आईटीआर प्रोसेस हो गया है और रिफंड जल्द ही उसके खाते में जमा हो जाएगा। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई देरी नहीं। रवि को लगा कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। उसने अपनी गलती से सीखा और इस बार सब कुछ सही किया। यह रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि एक व्यवस्थित और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया का नतीजा था। तो दोस्तों, रवि की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ फॉर्म सबमिट करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से ई वेरीफाई करना भी है। यह आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे नजरअंदाज करने पर आपका पूरा रिटर्न अमान्य हो सकता है और आपको 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे ई वेरीफाई करना अनिवार्य है। आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के जरिए ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता, तो आईटीआर वी फॉर्म को साइन करके बेंगलोर के सीपीसी ऑफिस में स्पीड पोस्ट से भेजें। दूसरी सीख यह है कि जल्दबाजी में आईटीआर फाइल ना करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखें और एक एक डिटेल को ध्यान से भरें।
प्री फिल डेटा को भी क्रॉस चेक करना ना भूलें। छोटी छोटी गलतियां भी बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जागरूक रहें। इनकम टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी छोटी सी गलती की वजह से खतरे में न डालें। क्या आप भी कभी आईटीआर फाइल करते समय ऐसी किसी गलती का शिकार हुए हैं? या आपको ई वेरिफिकेशन के बारे में पहले से पता नहीं था? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, क्या आपकी भी आईटीआर फाइलिंग में ऐसी ही कोई कहानी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको एक बड़ी गलती से बचाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस की गलती को हम डिकोड करते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।